उसमें मुख्य जो कलाकार हैं वो महमूद और असरानी हैं। जानते हैं हम दोनों को? तो कॉमेडी वाले हैं, तो कॉमेडी है पूरी मूवी में। और फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों स्मगलिंग का काम करते हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। और दोनों अपना सामान बेचते हैं, शहर से दूर कहीं पे रहते हैं, सुनसान जगह पे। और दोनों के लोग एक दूसरे लोगों को उनका सामान चुराते हैं। तो उस प्रकार में कॉमेडी रहती है उस सब में। तो एक बार क्या होता है, महमूद के लोग असरानी को पकड़ लेते हैं। और पकड़ते भी कैसे हैं, उसको पकड़ने के बाद में एक ने उसके यहां कनपटी पे बंदूक लगाई, 4-5 बंदूक वाले उसके चारों तरफ हैं। और ऐसी स्थिति में असरानी को पकड़ के वहां लेके आते हैं जहां पे महमूद अपने अड्डे पे बैठा हुआ है, एक सुनसान से एरिया में। और जब महमूद देखता है कि असरानी को पकड़ के लाया जा रहा है तो बड़ा खुश होता है, ठहाका लगाता है, और ठहाका लगाते हुए कहता है, पधारिए पधारिए पधारिए। असरानी के यहां पे बंदूक लगी हुई है, यहां कनपटी पे है, चारों तरफ में लोग हैं। वो कहता है, पधारा नहीं हूं, पधरवाया गया हूं। तो आज जो पधारे उनका स्वागत, जो पधरवाए गए उनका विशेष रूप से स्वागत। आपका यहां पे आना दो बातें बता रहा है, दो चीजों का संकेत दे रहा है। पहला संकेत यह है कि आप ओपन माइंडेड हैं। क्या है? ओपन माइंडेड, खुले दिमाग के हैं। आपने बंद नहीं किया अभी इसको। बहुत सारे लोग है ना 10वीं पास करते हुए बंद कर लेते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। आप ओपन माइंडेड हैं, खुले दिमाग से आप यहां आए हैं, देखना समझना चाहते हैं क्या है ये। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहां आने से पहले ही पहुंच गए थे, समझ गए थे कि क्या होने वाला है। हेलो? इसलिए वो नहीं आए। तो पहला संकेत ये है आपके आने का कि आप ओपन माइंडेड हैं, चीजों को जानना समझना चाहते हैं। और आपके आने का दूसरा संकेत ये है कि ऊपर वाला आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, इसलिए उसने आपको यहां पे भेज दिया है। क्योंकि आज की मीटिंग की बहुत जोरदार प्रमोशन की थी। जयप्रकाश जी यहाँ के लोकल होस्ट हैं, बाकी जितने भी सीनियर लीडर हैं यहाँ के, सबने खूब सारे बढ़िया बढ़िया पोस्टर बनाए थे। आपके पास भी आया होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैंने भी देखे कई सारे पोस्टर कि फरीदाबाद में 3 मार्च को सुबह 11 बजे एक मीटिंग होने वाली है। ये सूचना मालूम कितने लोगों के पास में रही होगी? कम से कम भी 30-40 हजार लोगों के पास में पहुंची होगी, ज्यादा भी शायद लोगों को पहुंची होगी कि 3 मार्च को सुबह 11 बजे फरीदाबाद में आरसीएम की एक मीटिंग है, उसमें कौन आ रहे हैं ये सूचना थी या नहीं थी? और इन 30-40 हजार लोगों में से सैकड़ों लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये वायदा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वो आए क्या? वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहता था वो आए, और आप इसलिए आए क्योंकि वो चाहता था कि आप आए। कितने लोग मानते हैं कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता? आपको विश्वास है? पहले उसको किसी भी रूप में आप जाने, लेकिन कोई ना कोई तो शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है, कुछ ना कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। वही बहाना बनाती है। आज से 22 साल पहले, जैसे भी सुशील जी अपनी कहानी बता रहे थे कि वो कैसे आए, ठीक इसी प्रकार से आज से 22 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे आरसीएम दिया, और उन्होंने बस इतना सा काम किया, मेरे को आरसीएम में जोड़ के वो छोड़ के चले गए। हेलो?
भगवान ने बस उनको इसीलिए चुना था कि तुमने जुड़ना है, और जुड़ने के बाद में एक केबल ऑपरेटर को जोड़ना है, और उसको जोड़ दो, फिर बाकी काम मैं अपने आप करके उसको डायमंड पहुंचा दूंगा। ये उसकी मर्जी थी। तो वो बहाने बनाता है, चीजों को इनडायरेक्टली हमारे तक पहुंचाता है। कुछ ऐसा एक शेर है कि यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, खुदा घरों पे दस्तक देने जाया नहीं करते। तो कुछ ऐसी लाइनें हैं। तो बहाने से हमें जगाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए उसने आपको चुना है यहां पे आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फरीदाबाद में बहुत दिनों के बाद आया हूं, बहुत सारे साथी पहली बार हैं, तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना चाहता हूं ताकि आप मेरे से रिलेट करें। सुशील जी ने मेरी तारीफ बहुत ज्यादा कर दी है। आप में से कुछ लोगों को यह संदेह न हो जाए कि मैं मंगल ग्रह से आया हूं, तो मैं आपके उस संदेह को दूर करना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं आप जैसा ही हूं। दो ही हाथ हैं, पैर भी दो ही हैं, बिल्कुल वैसा ही हूं सब कुछ। आपके बीच से हूं, हरियाणा से हूं, जींद डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, हिंदी पढ़ाते थे बच्चों को। मेरी माताजी गृहिणी थी। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं परिवार में। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, घर पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बड़ी अच्छी शिक्षा दिलाई। मैंने 1996 में 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया संस्कृत में। उससे पहले मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से शिक्षा शास्त्री यानी बीएड किया था, बैचलर इन एजुकेशन। बहुत बड़े सपने थे, हालांकि कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन फाइनली वो बड़े सपनों की शुरुआत हुई एक प्राइवेट अध्यापक के रूप में। एक प्राइवेट स्कूल मैंने ज्वाइन किया और मेरी पहले महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। कितनी थी? 500 रुपए से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 1 साल मैंने नौकरी की और 1 साल नौकरी करने के बाद एक चीज मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट हो गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कितने लोग हैं हमारे बीच में? देखना चाहता हूं मैं एक बार, जो नौकरी करते हैं, सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह की। बहुत सारे साथी हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब है, तो इसलिए जाहिर है बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। मैं आपसे एक बड़ा ईमानदार प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आप नौकरी करके एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं? फरीदाबाद में एक बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यह संभव नहीं है। यह संभव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि नौकरी का डिजाइन इसलिए नहीं किया गया है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए, अपने सपनों वाली जिंदगी जिए, अपितु नौकरी का निर्माण इसलिए किया है हम जिंदगी भर अपनी पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहें। मैं माफी चाहता हूं कुछ साथियों को अगर बुरा लगा होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना सर? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यही सच्चाई है। और विडंबना देखिए, हमारे देश में नौकरी से सपने पूरे नहीं होते, जिंदगी चलती है जैसे तैसे कंप्रोमाइज करके, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं? नौकरी करना चाहते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का मुख्य मकसद ही यह है कि नौकरी मिले। 95% पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि नौकरी मिल जाए। हेलो, उसका कारण है बहुत बड़ा, हम बातचीत करेंगे। सो मेरी भी समझ में आ गया कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते। 1 साल के बाद में मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं?
आपके सामने वही समस्या होगी संभवतः जो आज से 25 साल पहले मेरे सामने थी। समस्या यह कि करूं क्या, करना तो चाहता हूं, दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर भी कुछ है, ताकत दमखम है मेरे अंदर, लेकिन करूं क्या। कोई पुश्तैनी कारोबार नहीं था, कोई पिताजी की किराने की दुकान नहीं थी कि वहां पे जाके बैठ जाऊं, कोई फैक्ट्री नहीं थी कि वो चलाने लग जाऊं। करूं क्या, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं। एक ही चीज समझ में आई कि पहले गांव छोड़ना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, वहां शायद कुछ रास्ते मिले। ये समझ में आया। छोटा सा हमारा गांव जींद शहर से 40 किलोमीटर दूर था। मैं गांव से शहर गया, मेरे मामा जी वहां रहते थे। तो जाते कहां हम शहरों में जहां कोई रिश्तेदार रहता होगा, यस और नो? तो मामा जी रहते थे, उनके पास चला गया। मैंने कहा मामा जी मैं तो यही कुछ करूंगा। तो वो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब उनका काम था। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे साथ लग जाओ। तो मैं उनके साथ लग गया और मेरे को उन्होंने काम दिया। ये बात है शायद 97-98 की। तो उस दौरान हरियाणा में बाढ़ आई थी, एक बार बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गांव थे उन गांव के चारों तरफ मिट्टी के बांध बनाए, जैसे रिंग रोड बनाते हैं ना हम शहरों में, तो मिट्टी के बांध बनाए ताकि बारिश हो, पानी ज्यादा है तो गांव में पानी न घुसे। तो एक गांव में मिट्टी डल रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्टर मामा जी थे। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम सुबह जाओगे और जाके वहां पे ये गिनोगे कि कितनी मिट्टी की ट्रॉली डली, किस ट्रैक्टर ने कितनी ट्रॉलियां डाली, और शाम को मुझे हिसाब दोगे। तो ये मेरा काम था। तो मैं दिन में पूरा हिसाब किताब करता और शाम को जब मैं जाता तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी ठेकेदार थे वो सारे शाम को इसके इकट्ठा हो जाते थे, फिक्स था उनका। और इकट्ठा होकर क्या करते हैं ठेकेदार, फरीदाबाद में तो मालूम नहीं मुझे क्या करते हैं, और अभी शायद बदल गया होगा जमाना, लेकिन 25 साल पहले ठेकेदार सारे इकट्ठा होकर शाम को पार्टी करते थे, मस्त वाली एकदम। तो वो आज भी होता है, परंपरा निभा रहे हैं लोग अभी भी। अच्छी परंपरा नहीं निभाते, बुरी चलती रहती है अक्सर। तो और मैं चूंकि संस्कृत से पढ़ा लिखा था तो थोड़ा इन चीजों से दूर था। और मेरे मामा जी कहते थे कि देखो बेटा अगर ठेकेदार बनना है ना तो ये काम करना पड़ेगा, बोले इसके बिना ठेकेदारी नहीं चलेगी। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि मैं अच्छा ठेकेदार तो नहीं बन पाऊंगा कभी। तो वो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। फिर मुझे लगा मैं क्या करूं। तो वो जहां बैठते थे उनका बैठने का जो ठैया था वो केबल का एक दफ्तर था। तो मैंने मामा जी को बोला, मैंने कहा मामा जी केबल वाला काम कर लूंगा मैं। तो बोले नहीं नहीं केबल वाला तेरे से कैसे होगा, तू तो इतना शर्मीला संकोची है, तो तेरे को कौन पैसे देगा। और मेरी हालत ऐसी थी उस समय कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि नमस्ते करनी पड़ेगी। मतलब नमस्ते करने में भी ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कितना बड़ा काम है, इतनी शर्म आती थी। तो मामा जी ने बोला तू नमस्ते कर नहीं सकता तो केबल का काम क्या करेगा, तेरे को कोई पैसे नहीं देगा। मैंने कहा नहीं नहीं मामा जी, जिद करता ना जैसे बच्चा, तो मैंने ऐसे जिद करके उनको बोला कि नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा। तो मैंने केबल टीवी का काम एज ए केबल ऑपरेटर स्टार्ट किया। 1996-97 के आसपास का टाइम था वो। उस समय एक डिसेंटीना आता था, एक छतरी आती थी, 4 फीट बाई 4 फीट का उसका साइज रहता था। और उस समय एक यंत्र आता था जिसको बोलते थे वीसीआर। कितने लोगों ने देखा वीसीआर? क्या बात है, पुराने जमाने के जेलर हैं बहुत सारे। तो नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा वीसीआर क्या था। आप तो मिनट में मोबाइल ऑन करते हो और फिल्म देख लेते हो, गाने सुन लेते हो। तो हमारे यहां पे वीसीआर आता था। और ऐसा भी कुछ लोगों को याद होगा, गांव में 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके शहर से वीसीआर किराए पे लेके आते थे और लाके फिर पूरी रात 3-4 फिल्म देखते थे।
पूरी रात जगते थे कि पूरा निचोड़ लेंगे जितने पैसे दिए हैं। कई बार तो रिपीट भी कर लेते थे अगर टाइम रह जाता था तो। गाने जरूर सुनते थे। तो वो वाले दौर से हम लोग निकले हैं। तो वीसीआर का बड़ा क्रेज था। तो केबल टीवी में हमारे पास एक वीसीआर था, तो हम लोग उस पर फिल्म दिखाते थे और 2-3 चैनल आते थे उस समय। और बढ़िया काम था केबल टीवी का, नया नया काम था, नई शुरुआत थी। 150 रुपए हम एक घर में कनेक्शन करने के लिए लेते थे। तो लेकिन समस्या ये थी कि वो काम मुझे आता नहीं था। और वहां पहले जो लड़का काम करता था केबल टीवी में, अब उसको लगा कि यार ये बंदा आ गया तो ये तो मेरी छुट्टी कर देगा। वो मेरे को सिखाने के लिए तैयार नहीं। और केबल वाले काम में क्या रहता है कि आप केबल बिछाते हैं, बीच बीच में एम्पलीफायर लगाते हैं सिग्नल को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता, किसी एम्पलीफायर में जाके सिग्नल कम कर देता। वो सिग्नल कम होता तो आगे सारे टीवी पे वो धुंधली पिक्चर आती। कभी किसी तार में पिन मार देता तो उसमें 2 तारें रहती थी, एक अर्थिंग वाली एक दूसरी आपस में मिल जाती, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती। तो उसने बड़ा परेशान किया मेरे को, मतलब टिकने नहीं दिया उसने। एक दिन मैंने परेशान होके मैंने मामा जी को बोला कि मैंने इसको नहीं रखना। बोले तू कैसे करेगा? मैंने कहा मैं अकेला कर लूंगा, खुद कर लूंगा। केबल की मुझे कोई समझ नहीं। ये सीखा था कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, संस्कृत सीखी थी, वो सब से कोई लेना देना नहीं था उस चीज का। लेकिन मैंने उस काम को सीखा और इस लेवल पे सीखा क्योंकि कुछ करना चाहता था। 2-3 साल के अंदर अंदर मेरा जो केबल टीवी का नेटवर्क था वो शहर में मेरी गिनती अच्छे केबल ऑपरेटर में होने लगी। पैसा भी आने लग गया, खूब प्रॉफिटेबल काम था। लेकिन उसके बावजूद भी मजा नहीं आ रहा था। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे हमारे बीच में जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है? जिंदगी चल रही है, ठीक है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर। बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल आपकी कैटेगरी में ही था। मुझे मजा नहीं आ रहा था। और बहुत बार हमें कारण मालूम नहीं होता मजा क्यों नहीं आ रहा है, और बहुत बार मालूम भी होता है मजा क्यों नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनके बॉस की नाक टेढ़ी रहती है हमेशा। हेलो। कुछ के दूसरे कारण है। मेरा कारण यह था कि केबल टीवी के बिजनेस में मुझे 2 समस्याएं थी। पहली समस्या यह थी कि उस काम में टाइम फ्रीडम नहीं था। क्या नहीं था? टाइम फ्रीडम नहीं था। दिन रात काम करना पड़ता। दिन में भी करते थे, नहीं अगर तार बिछानी किसी रोड पे, दिन में ट्रैफिक रहता, रात को बिछानी पड़ती थी। रात को मैच चल रहा है, किसी का केबल खराब हो गया, लोग रात को घर पे आ जाते थे कि भैया अभी ठीक करके आओ। तो एक तो प्रॉब्लम यह थी कि अपना सेल्फ का टाइम नहीं था, और दूसरी प्रॉब्लम यह थी उससे भी बड़ी कि वहां पे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं था। जिस एरिया में मेरे केबल के कनेक्शन थे उस एरिया से अगर मैं गुजर रहा होता किसी अपने पर्सनल काम से भी, लोग पीछे से मुझे आवाज लगाते थे और कहते थे केबल वाले। क्या कहते थे? केबल वाले। और कोई ऐसी आवाज जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसको क्या करते हो? इग्नोर करते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो मैं भी उसको इग्नोर करता, ये सोच के कि सुना ही नहीं, आगे बढ़ता। तो फिर वो जोर से चिल्लाते केबल वाले भैया। पूरी कॉलोनी को मालूम चल जाता कि भैया केबल वाला जा रहा है यहां से। और वो चिल्लाते इसलिए नहीं थे कि घर पे चाय ठंडी हो रही है, वो चिल्लाते इसलिए थे ताकि वो अपनी शिकायतों का पिटारा मेरे ऊपर में फेंक सके। वो कहते थे भैया आपका केबल ठीक नहीं चलता, आपका वो चैनल तो ठीक चलता है नहीं, आप पुरानी पुरानी फिल्में लगा देते हो। तो अजीब अजीब सी शिकायतें लोग करते थे। और अगर मैं अकेला रहता तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता था क्या लोग बोलते हैं। मेरे को ज्यादा फर्क कब पड़ता? मैं अपने किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ में जा रहा हूं और फिर लोग पीछे से आवाज लगा रहे केबल वाले। और फिर मैं रिश्तेदार के साथ में, रिश्तेदार को कहां छोड़ू, रिश्तेदार को साथ में लेके जाऊंगा। फिर
अब वो ये बगैर देखे कि इसका दोस्त है, इसका रिश्तेदार है, वो शुरू हो जाते, वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी। और जब जब ऐसा मेरे साथ में होता था, मुझे लगता था कि यार ये काम नहीं करना और कुछ भी कर लूंगा। कुछ लोगों का ऐसा फील आता है अपने काम को लेके कि यार ये नहीं करना और कुछ कर लूंगा। ईमानदारी से हाथ की खड़ा कीजिए, आता है? एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बहुत सारे लोग आदी हो जाते हैं उस माहौल के, फिर उस माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर उसी में रहते हैं। हेलो? लेकिन अगर आपको परेशानी होती है उस प्रकार के माहौल में, उस प्रकार की बातों से, तो ये मान के चलिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। अब समस्या ये थी कि करूं क्या? करना तो चाहता था, वो काम छोड़ना चाहता था, लेकिन करूं क्या? कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब ऑप्शन कोई नहीं था तो दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो मेरे दिमाग में अलग अलग से आइडिया आते थे। कई बार मुझे लगता कि मैं एक है ना मसाले की फैक्ट्री बना लेता हूं। एमडीएच वाले जो बाबा जी है ना, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं भी कुछ ऐसा ब्रांड बनाता हूं। तो मेरा एक साथी था दिनेश, मैं उससे बात करता, तो उसने मेरा नाम निकाल दिया योजना मंत्री। क्या निकाल दिया? योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर। प्लानिंग बहुत आती थी मेरे दिमाग में, लेकिन फिर समझ नहीं आता यार, पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, फिर छोड़ देता। अगले दिन फिर कुछ मैं बताता उसको। लेकिन एक चीज मानिए आप, जब आपको किसी चीज की चाहत हो जाती है ना, सच्ची लगन लग जाती है किसी भी चीज की, फिर परमात्मा आपको वो चीज किसी न किसी रूप में उपलब्ध करवा देता है। और एक बहुत बड़ी लर्निंग मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 10वीं तक की पढ़ाई कितने लोगों ने की है? 10वीं या 10वीं से ज्यादा? अच्छा, अब सही है, राइट। 10वीं के अंदर अंदर एक कहानी आती थी, हिंदी में आती थी पहले, फिर थोड़ा सा अंग्रेजी में आने लगी थी, और वो कहानी थी थ्रस्टी क्रो वाली कहानी, प्यासे कौवे की कहानी। कितने लोगों ने पढ़ी है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसका रियल मैसेज आपको देना चाहता हूं। कहानी ये थी कि एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। प्यासा था तो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा, देखने लग गया, उसको पानी नहीं मिला, बहुत परेशान हो गया। लेकिन खोजता रहा, ढूंढता रहा, और फाइनली वो एक बगीचे में पहुंचा, और वहां पे उसने एक जग देखा, और उस जग के अंदर में पानी देखा। अब कौवे को लगा कि पानी मिल गया, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने का प्रयास किया, तो कौवे की जो चोंच थी वो पानी के अंदर में नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? पानी नीचे था, जग बड़ा था, पानी नीचे था, तो कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंची। अब कौवा व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, प्यास लगी है, पानी भी है, पहुंच नहीं पा रहा हूं, क्या करूं क्या करूं, सोचता रहा, अपने दिमाग पे प्रेशर डाला, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि पास में जो कंकर पड़े हैं, इन कंकरों को मैं उठा के अगर इस जग में डाल दूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। कौवे ने वैसे ही किया, कुछ कंकर उठा ले, उसमें डाला, पानी ऊपर आया, फिर उसका हौसला बढ़ा, फिर और कंकर डाले, और फाइनली पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और पी के उड़ गया। ये पढ़ी आपने? हर कहानी के पीछे उसके नीचे एक मोरल होता था, एक शिक्षा होती थी। इस कहानी के नीचे की क्या शिक्षा थी? जहां चाह वहां रहा। और अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ी होगी तो अंग्रेजी में इसका मोरल था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाहत होगी वहां रास्ते निकलेंगे, ये कहानी बताती थी। लेकिन हमने ये कहानी इसलिए पढ़ी थी और इसलिए रटी थी ताकि हमारे 10 में से 7-8 नंबर आ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। यस और नो?
हमारी ज्यादातर शिक्षा इसीलिए होती है। मैंने जब बीएड किया, बैचलर इन एजुकेशन किया, उस समय हमारे यहां 6-7 सब्जेक्ट थे, तो उसमें एक सब्जेक्ट था भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि हमारे देश में शिक्षा पहले कैसी चलती थी। प्राचीन समय में गुरुकुल होते थे, गुरु के यहां पे जाके शिक्षा लेते थे, फिर उसके बाद में चीजें बदली, फिर बदलते बदलते फिर अंग्रेज आए यहां पे, अंग्रेजों ने यहां पे अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की, और उसी में आता था कि लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति आया था, एक वाइस चांसलर था, और उसने इंडिया में एक नई शिक्षा पद्धति थी, पहली जो शिक्षा पद्धति थी उसको हटा दिया, एक नई शिक्षा पद्धति थी जिसको भारतीय शिक्षा इतिहास में मैकाले शिक्षा पद्धति बोलते हैं। उस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य यह था कि एक व्यक्ति को नौकर के रूप में तैयार किया जाए, उसकी मानसिकता वैसी तैयार की जाए कि वो सिर्फ अपने बॉस का आदेश माने, खुद से बड़े निर्णय न ले। हेलो, उस प्रकार का करिकुलम, उस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक नई शिक्षा की शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, जहां पे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के ऊपर में काम किया जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी कि जिससे बच्चे इसलिए पढ़ें कि नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? शिक्षा नहीं लेनी, क्या लेने हैं? नंबर लेने हैं। तो नंबर लेने के चक्कर में शिक्षा क्या है, मोरल क्या है, वो हम सब भूल गए। ये कहानी और ऐसी कई तरह की कहानी है, अगर उनकी शिक्षा आज भी सार्थक है, आप उनको अपनी जिंदगी में अपना लें। जब आप किसी ऐसे मोड़ पे हैं जिस मोड़ पे आप परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इस प्रकार की कोई कहानी, उसकी शिक्षा अगर आपको याद आ जाए तो वो आपको एक दिशा निर्देश दे सकती है, पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है। और उस समय जब मैं चाह रहा था कि मैंने केबल का काम नहीं करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, ऐसा काम करना है जिस काम में टाइम फ्रीडम हो, जिस काम में पैसा हो, ऐसा कोई काम करना है, उसी समय चूंकि ये मेरी बर्निंग डिजायर बन गई थी, चाहत बन गई थी, उसी समय भगवान ने मेरे दोस्त को मेरे पास में भेजा और मेरे दोस्त ने कहा कि आज शाम को मेरे घर पे आइए, आपसे खास बात करनी है। और मैं उनके घर पे गया, और जब मैं उनके घर पे गया तो मैंने देखा वहां पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे, और एक सज्जन कहीं दूर से आए हुए थे, और उस सज्जन ने एक पेपर लिया और हमें बोला कि आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं आपके 10 मिनट लूंगा। और उन्होंने पेपर के ऊपर में 3 शब्द लिखे ऐसे, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ये जाना कि सामान खरीदने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, परंपरागत तरीका बोलते हैं, कि कंपनी सामान बनाती है, वो सामान C&F के पास आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है, और उस पर बहुत सारा विज्ञापन का खर्चा होता है। ये 2001 में मुझे मालूम चला कि एक तरीका है। और दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कंपनी से सीधा सामान ग्राहक तक पहुंच जाता है, न विज्ञापन पे खर्च होता है, न मिडल मैन पे खर्च होता है, और जो पैसा उनको देना होता था वही पैसा कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने लग जाती है। जब आप इसको सुनते हैं, इस आइडिया को सुनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये तो बहुत जोरदार चीज है।
फिर उन्होंने बोला कि ये करके आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। तो जब वो बिजनेस की बात आई, सपनों की बात आई, पैसे की बात आई, तो वो मेरी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको इसमें पैसा वैसा नहीं लगाना, बस ऐसे जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। मैंने कहा जुड़ने जोड़ने से कैसे पैसा आ जाएगा, कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं बहुत ईमानदारी से आपसे बातचीत करूं, आज से लगभग 22 साल पहले मैंने आरसीएम को अपने दोस्त को खुश करने के लिए ज्वाइन किया था। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने किसी को मोबिलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए, किसी का मान रखने के लिए ज्वाइन किया था? पहली फीलिंग यही थी बस। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी से पिंड छुटाने के लिए किया था? कुछ है? एक बंदा पीछे लग रहा था, कर ले कर ले कर ले, आपने बोला ले कर लिया, अब तो छोड़ेगा? आपने कैसे भी किया, पिंड छुटाने के लिए किया, किसी को खुश करने के लिए किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, जब तक आप आरसीएम को करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आरसीएम आपके अंदर में उतर जाएगा और ये अंदर से कुछ करवाने लग जाएगा, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने ज्वाइन किया अपने दोस्त को खुश करने के लिए, इसलिए काम नहीं किया। और आदमी जब काम नहीं करता है उस समय भी एक काम जरूर करता है, नए काम करने के बहाने बनाता है। हेलो, एक बड़े अच्छे राइटर हैं डेविड जे स्वार्ट्स, उनकी किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें वो कहते हैं कि जिंदगी में आपके पास में दो विकल्प होंगे आपके पास में, उन दो में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आप बहाने चुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और जिस दिन बहाने छोड़ देंगे तो पैसा आपके पास में आने लग जाएगा। बहुत सारे लोग आज मीटिंग में पता क्यों नहीं आए? क्या किया उन्होंने? बहाने बनाए। और हम भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में यहां आ गए। हाँ, वो अच्छी बात है, लेकिन हम भी खूब बहानेबाज आदमी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं, अगर आपने बहाने बनाने छोड़ दिए तो फिर पैसा भी आएगा और हर वो चीज जो आप जिंदगी में चाहते हो आपको मिलती चली जाएगी। तो शुरुआत में 3 महीने मैंने खूब सारे बहाने बनाए, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया, ज्वाइनिंग करवाने से भी ज्यादा अच्छा काम किया, वो ये कि वो जबरदस्ती करके मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। मैं भी पधारा नहीं था, पधरवाया गया था। पीछे लगा रहा मेरा प्लान, एक बार एक मीटिंग में चल पड़, एक बार चल पड़। तो मैं आया तो इसलिए था कि चलो छोड़ दूंगा, बोलूंगा भैया चल पड़ा, अब तो पिंड छुटा। वो कहावत है ना कि नमाज छोड़ने गए थे रोजे गले पड़ गए, तो ऐसी कुछ कहावत है। तो गया तो आया तो मैं इसलिए था कि चलो यार बोल दूंगा भाई अब तो मीटिंग में अटेंड कर दे, तो पीछा छोड़ दे। लेकिन जब मैं यहां पे आया, ऐसे माहौल में आया, बैठा, देखा सारी चीजें, मैंने 2-3 चीजें देखी, नोटिस की, जिन्होंने मुझे आरसीएम करने के लिए प्रेरित किया। पहली चीज ये देखी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे और अच्छा पैसा बना रहे थे। दूसरी चीज मैंने ये महसूस की कि जो मुख्य वक्ता था, जो मेन स्पीकर था उस दिन का, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत लॉजिकल तरीके से बताई और एक विजन दिखाया, एक भविष्य दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का और आरसीएम का। उनकी बातों के लॉजिक ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, और मैंने नहीं किया
तो शायद मैं जिंदगी में पिछड़ जाऊंगा, ऐसा एक फील आया मेरे अंदर। दोस्तों, आज से 22 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 3 मार्च 2024 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। जिंदगी बदलने के लिए वर्षों नहीं लगते सर। हेलो, जिंदगी बदलने के लिए वर्षों नहीं लगते। एक राइटर है विली जोली, वो लिखते हैं कि आपकी जिंदगी 60 सेकंड में बदल सकती है। कितने सेकंड में? आपको लगेगा यार 60 सेकंड में कैसे जिंदगी बदल जाएगी। बिली जोली कहते हैं कि आपकी जिंदगी बदलती है निर्णय लेने से। हेलो, और निर्णय 60 सेकंड में लिया जा सकता है। आप यहां पे आए, आने के बाद में आप हालांकि बैठे, यहां 2-3 घंटे आप बैठे, सारी चीजें आपने देखी, लेकिन बाद में निर्णय लेना है कि आज के बाद करूं, छोड़ दूं, करूं तो कितनी कमिटमेंट के साथ करूं। ये निर्णय लेने में कितना टाइम लगेगा सर? 60 सेकंड में आप ये निर्णय ले लेंगे। यस और नो? तो आज से 22 साल पहले ऐसी ही एक मीटिंग के बाद मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं आरसीएम को पूरी जान से करूंगा, पूरी दिल से करूंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से करूंगा। जोश आ गया, एकदम फुल एनर्जी, गुब्बारा फूलने वाला है आपका व्यास। तो खूब एक्साइटमेंट, और उस एक्साइटमेंट के साथ में अपलाइन ने बोला था कि लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट कुछ ज्यादा बनाई नहीं, अपने 5-4 रिश्तेदारों को कॉल वोल किए। और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं आपको। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मरवाएंगे। अच्छा, शुरुआत में मेरी 3 सिस्टर हैं, तीनों की शादी हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि जीजा जी तो यार कैसे मना करेंगे। आइडिया कैसा था? आपके दिमाग में भी ऐसे फालतू के आइडिया आते हैं? आते हैं ऐसे ही। मतलब हमारे रिश्तेदार हैं यार, वो तो क्यों मना करेंगे, वो हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, तो जो मैं कहूंगा वो कर लेंगे। तो इस सोच के साथ में मैं अपनी तीनों बहनों के पास में गया और मैं उनको ये समझाने गया था कि आरसीएम क्यों करना है। उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि आरसीएम क्यों नहीं करना है, पूरे लॉजिक्स के साथ में। और मेरे बीच वाले जीजा जी तो वकील साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दे दिए। और मेरा जो गुब्बारा था कि यह आज के बाद आरसीएम करना है, वो फंस हो गया। और एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। आज आपको लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही डायमंड बन गए होंगे, ऐसे नहीं बने सर। उसी प्रोसेस से गुजरे हैं जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। डायमंड इसलिए बन गए कि हमने उस प्रोसेस को छोड़ा नहीं बीच में, हम चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, तो यहां पहुंच गए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस में को बीच में छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। यस और नो? सो मेरे साथ एक और दिक्कत थी शुरुआत में। मामा जी ने भी मेरे को बोला था कि भाई आप ये केबल का काम नहीं कर सकते, इतने संकोची हो, शर्मीले हो। तो वो मेरा स्वभाव था, उसकी वजह से मुझे बहुत समस्या आती थी। शुरुआत में मैं बड़ा एक्साइटेड होकर किसी से मिलने के लिए जाता, ये सोचते हुए जाता कि उसको प्लान दिखाऊंगा, फिर उसे ज्वाइन करवाऊंगा, किट विट साथ में लेके जाता था, फिर उसकी लिस्ट बनवाऊंगा और मुंगेरी लाल की तरह सोचते हुए जाता था, फिर उसको रॉयल्टी में लेके जाऊंगा। सब सोच के जाता। और जाने के बाद में
चाय पी के वापस आ जाता। बहुत बार हुआ मेरे साथ में। सामने वाला पूछता भी ऐसे किस लिए आए थे, नहीं मैं तो ऐसे ही आ गया, इधर से जा रहा था, सोचा मिलते हुए चलते। मतलब बात कहां से शुरू करूं वही समझ में नहीं आता था। कई बार ये लगता है कि नहीं आज इसका मूड ठीक नहीं है, फिर आऊंगा। कई बार बात शुरू करने होता उसका कोई पड़ोसी आ जाता, फिर लगता है कि नहीं आज ठीक नहीं है, फिर करूंगा। बहुत बार ऐसा रहा, इतना एजिटेशन था मेरे अंदर में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर यहां पे हूं तो सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैंने आरसीएम की संगत को नहीं छोड़ा, इस प्रकार की मीटिंग्स में लगातार आता रहा। उस समय कैसेट आती थी, लगातार कैसेट सुनता रहा। जो किताबें अपलाइन बताते थे वो किताब में पढ़ता गया, और लगातार चलते रहने का परिणाम है कि आज मेरे पास ये डायमंड की पिन है।